आज की क्लास में हम लोग देखते हैं कि ये भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है, प्रस्तावना को क्यों लिया गया। सबसे पहले हम समझते हैं कि प्रस्तावना होता कैसे था। जैसे भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उसे दृढ़ संकल्प होकर अच्छे से पढ़ना चाहिए। कुछ लोग क्या होते हैं कि 2-4 लाइन ऊपर के पढ़ लिए, 2-4 लाइन नीचे के पढ़ लिए कि हो गया। इसको पढ़ने के लिए आपको धैर्य के साथ अध्ययन करने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि इसमें अगर हम थोड़ा सा ध्यान पूर्वक देखें तो पूरे संविधान की जो है प्रमुख बातें इसमें लिख दी गई हैं। जैसे अगर हम देखें इसमें तो आपको दिखेगा कि नीति निर्देशक तत्व से संबंधित प्रश्न भी इसमें है शामिल कर दिए गए हैं, या हम इसको देखें कि मौलिक अधिकारों से संबंधित बातों का भी कुछ न कुछ विचार इसमें प्रकट कर दिया गया है, या संविधान का जो मूल उद्देश्य है या संविधान का जो व्यक्तिगत ढांचा हम कह सकते हैं किस आधार पर इसका निर्माण होगा, उन सब चीजों को इसमें कहीं ना कहीं उल्लेखित कर दिया गया। सबसे पहले अगर हमें इसे अध्ययन करना है तो धैर्यपूर्वक अध्ययन करना होगा, क्योंकि इस प्रस्तावना को हम लोग उद्देशिका भी कहते हैं। अभी हम लोग देखते हैं कि प्रस्तावना का तात्पर्य क्या है। संविधान का जो मूल उद्देश्य था, संविधान जो है सबसे पहले प्रस्तावना जो है इसका तात्पर्य क्या है। संविधान का जो मूल आदर्श है क्या है? मूल आदर्श। इस मूल आदर्श को समाहित करने के लिए भारतीय संविधान में प्रस्तावना के द्वारा इस भारत आदर्श जो है संविधान का मूल आदर्श, इसको भारतीय संविधान में प्रस्तावना के माध्यम से समाहित कर दिया गया। मूल आदर्श प्रस्तावना के माध्यम से समाहित कर दिया गया कि भाई ठीक है, इसका उद्देश्य यही होगा। जैसे आज की क्लास में हम लोग बैठे हुए हैं या आप लोग यहाँ पर आते हैं बैठने के लिए पढ़ रहे हैं, तो आप लोगों का एक उद्देश्य है। इतने सारे लोग बैठे हुए हैं तो सबका एक उद्देश्य है कि हमें जो है गवर्नमेंट जॉब मिले, वो भी अच्छी सी गवर्नमेंट जॉब मिले। उसी प्रकार से जब संविधान लिखा गया तो इसका भी एक उद्देश्य बनाया गया। उद्देश्य बनाने में क्या रखा गया कि हमारा सिस्टम कैसे कार्य करेगा, देश का संचालन कैसे होगा। आप देखिए कि छोटा सा पैराग्राफ है, लेकिन इस पैराग्राफ में भारतीय संविधान के जो भी मूल उद्देश्य हैं, आदर्श हैं, उसको इसमें समाहित कर दिया गया। तो इस प्रस्तावना में मूल भारतीय संविधान का जो मूल आदर्श था उसमें संविधान में प्रस्तावना के माध्यम से समाहित कर दिया गया। इस संविधान का जो आदर्श है, संविधान का आदर्श, संविधान का आदर्श कैसे हमको उल्लेखित हुआ? तो ये प्रस्तावना में जो लिखा हुआ, जैसे हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष, ये जो शब्द लिखे गए हैं, ये प्रस्तावना में जो संविधान का आदर्श था उन शब्दों के माध्यम से इसे व्यक्त कर दिया गया कि जो संविधान का आदर्श वाक्य क्या होगा। जैसे आप यूं नहीं समझिए कि इसमें ऐसे ही उठा के कोई शब्द लिख दिया गया वगैरह, जो भी है इसके जो भी शब्द लिखे गए हैं उससे अत्यधिक महत्वपूर्ण हैं। जैसे अगर हम लोग देखें, पहला शब्द कहता है हम भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, देखिए यह कामा लग गया और यहां पहले सबसे पहले हमको यहां रुकना है। हम भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, यहां से ध्यान देने की जरूरत है। कभी कभी पेपर में प्रश्न पूछता है कि भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें भारत शब्द का कितनी बार प्रयोग किया गया है? कितनी बार? तो केवल 2 बार प्रयोग किया गया है। हम भारत के लोग, भारत एक बार आ गया, भारत एक बार आ गया और यहां एक बार आ गया। पूरे प्रस्तावना में भारत शब्द का मात्र 2 बार प्रयोग किया गया और यह कहता है हम भारत के लोग, कामा लग गया, अर्थात रुकिए, हम भारत के लोग, अर्थात मैं नहीं। जो संविधान हम लोग जानते हैं, संविधान का निर्माण कैसे हुआ? तो संविधान का निर्माण संविधान सभा द्वारा हुआ। तो इस प्रस्तावना को कैसे लाया गया? अगला पॉइंट बनता है कि इस प्रस्तावना को कैसे लाया गया कि हम भारत के लोग, भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, तो इसको लाया कैसे गया? तो जब संविधान सभा की बैठक चल रही थी तो संविधान सभा, जैसे आप कोई भी कार्यक्रम होता है तो एक उद्देश्य उसका प्रस्तुत किया जाता है कि इस कार्यक्रम का क्या उद्देश्य है। जैसे XYZ कोई भी कार्यक्रम हो तो उसका उद्देश्य प्रकट किया जाता है कि भाई इसका एक उद्देश्य है। तो जब संविधान सभा की बैठक चल रही थी तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा को संबोधित करते हुए संविधान के उद्देश्यों को प्रकट किया कि हमारा संविधान कैसा बनना चाहिए। जब संविधान का निर्माण हो गया,
संविधान निर्माण का जब अंतिम चरण था तो संविधान सभा ने कहा क्यों नहीं ऐसा किया जाए कि जो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में अपना उद्बोधन दिया था, भाषण दिया था कि संविधान का उद्देश्य क्या है, संविधान का निर्माण कैसे होगा, संविधान कार्य कैसे करेगा, क्यों नहीं उसको हम लोग संविधान की प्रस्तावना में शामिल कर लिए। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कब शामिल इस उद्घोषणा किया था, प्रस्तावना से संबंधित जो विचार इन्होंने अभिव्यक्त किया था, कब किया था, तो 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को। कई बार पेपर में पूछा है कि संविधान सभा का जो प्रस्तावना, जिसको हम लोग उद्देशिका भी कहते हैं, तो ये कब इसको पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में उद्घोषणा किया था, तो 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में इसकी उद्घोषणा किया, संविधान के उद्देश्यों की घोषणा किया कि संविधान हमारा कैसे कार्य करेगा, किस तरीके से शासन सत्ता चलेगी, यह सिस्टम किस प्रकार से सुचारू ढंग से कार्य करेगा। तो जब संविधान का निर्माण हो गया तो संविधान सभा ने कहा कि 13 दिसंबर 1946 वाली बात जो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में उद्घोषणा किया था, उसको क्यों नहीं हम संविधान का जो है प्रस्तावना के रूप में शामिल कर लिए। इस तरीके से संविधान का निर्माण का अंतिम चरण था, तो इनके उद्घोषणा को संविधान सभा ने प्रस्तावना के रूप में संविधान में समाहित कर लिया। अगला चीज इसमें है कि जैसे ये प्रस्तावना बने तो हम लोगों को पता है कि जो हमारे संविधान का निर्माण हो रहा था तो हम लोग विभिन्न देशों से कुछ ना कुछ जो है सीख के इसमें शामिल किए हैं। तो ये प्रस्तावना को हम लोगों ने कहां से शामिल किया है, या प्रस्तावना की संकल्पना हम लोगों ने कहां से लिया है, तो प्रस्तावना की संकल्पना हम लोगों ने यूएसए से लिया है। यूएसए से हमने ले लिया जो हमारे संविधान की प्रस्तावना है, जिसको हम लोग उद्देशिका भी कहते हैं। उद्देशिका क्यों कहते हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया था कि एक उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था कि भाई संविधान हमारा ऐसे चलेगा, हमारा सिस्टम ऐसे कार्य करेगा, शासन सत्ता ऐसे चलेगी, तो इसलिए इस प्रस्तावना को हम लोग उद्देशिका भी कहते हैं। तो प्रस्तावना की संकल्पना कहां से ले ली गई, तो यूएसए से ले लिया गया। और ये जो शब्द लिखे हुए हैं, जैसे इसमें हमने आपसे कहा ना कि ऐसे ही नहीं ये शब्द लिख दिए गए, हर शब्द का एक विशेष अर्थ है। तो ये शब्दों की जो कल्पना की गई कि हम भारत के लोग, भारत का एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्र समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य के जो भी लिखा हुआ है, ये शब्दों को हम लोगों ने कहां से लिया, तो इसको हम लोगों ने ऑस्ट्रेलिया से लिया। ऑस्ट्रेलिया से हम लोगों ने इन शब्दों को अपने संविधान में समाहित किया। अब हम देखते हैं कि ये एक शब्दों का क्या अर्थ बता रहा है, कि जैसे हम भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, इसके अर्थ क्या है, इसके माने क्या है, हम लोग एक एक करके समझते हैं। पूरे संविधान की खाका अगर हम देखें तो इन्हीं प्रस्तावना में जो है समाहित कर दी गई है। जैसे किसी भी पुस्तक की क्या होती है कि भूमिका लिखी जाती है, आप लोग देखते हैं कि पुस्तक की भूमिका लिखी जाती है, तो अब उन्होंने सारी चीज उस भूमिका में दर्शा दी जाती है कि आगे क्या क्या इसमें समाहित किया गया है। तो उसी तरीके से जब हमारा संविधान लिखा गया तो उसमें प्रस्तावना में यहां से लेके यहां तक आत्मार्पित करते हुए जो पंक्तियां लिखी गई हैं, उसमें सब कुछ चीजों को इसमें समाहित कर दिया गया। इसमें क्या है कि जैसे हम देखते हैं कि हमारा संविधान बनके तैयार हो रहा है, तो उसके प्रस्तावना के जो मूल स्रोत क्या है, संविधान को 3 भागों में बांट के हम लोग देखते हैं कि संविधान के मूल स्रोत क्या हैं। मूल स्रोत क्या है, हम भारत के लोग, मैं नहीं, हम अर्थात सभी लोग, अर्थात जनता। संविधान के मूल स्रोत क्या है, जनता। संविधान का स्वरूप कैसा होगा, तो इसमें क्या कह रहा है कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, स्रोत क्या हो गया, जनता। स्वरूप कैसा है, स्वरूप में हम देखते हैं कह रहा है कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए इन सभी चीजों के माध्यम से जो है हम एक संविधान की परिकल्पना कर रहे हैं। स्वरूप कैसा हो गया, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य, ये हमारा स्वरूप हो गया। इस संविधान का उद्देश्य क्या है, क्या चीज है,
उद्देश्य क्या है, उद्देश्य में क्या संविधान ऐसा करेगा कि जिसका हमें लाभ मिलेगा, या इस संविधान का उद्देश्य क्या है। इसमें कहता है कि जैसे जो भी समस्त नागरिक हैं, भारत के जो समस्त नागरिक हैं, उन्हें संविधान क्या करेगा, उन्हें सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय दिलाने के लिए, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय दिलाने, साथ में क्या करेगा, विचार अभिव्यक्त, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता सब देगा। विश्वास दिलाएगा, धर्म है कि आप कोई भी धर्म मानिए, आप उपासना किसी की भी करिए, और क्या करता है, इन सब चीजों को आपको स्वतंत्रता दिलाता है। साथ में कहता है कि आप अपने विचार की अभिव्यक्ति भी कर सकते हैं, जो भी आपके विचार हैं आप उसको व्यक्त भी कर सकते हैं। विश्वास, धर्म और उपासना के साथ साथ जब इन सब चीजों को प्राप्त करना है तो आपकी प्रतिष्ठा को गिरने नहीं देगा। ये संविधान आपकी प्रतिष्ठा को गिरने नहीं देगा। और क्या करेगा, अवसर की समता, मौलिक अधिकार, आपको याद होगा कि मौलिक अधिकार, अवसर की समता भी प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में जो भी कर रहा है, उद्देश्य क्या है, उन सब में व्यक्ति की गरिमा नहीं गिरने पाएगी। होता नहीं है कि किसी को बेइज्जत कर दीजिए, उसको अपमान करके उसको अच्छे कुर्सी पर बैठा दीजिए, तो फायदा क्या है। तो यहां ये कह रहा है कि व्यक्ति की गरिमा नहीं गिरेगी, लेकिन इन सब में सबसे ऊपर क्या होगा, राष्ट्र की एकता। राष्ट्र की एकता सर्वोपरि है। अभी हम लोगों ने क्या देखा था कि कोई भी विदेशी आता था, हम लोग टुकड़े टुकड़े में बटे थे, एक छोटा सा राजा यहाँ शासन कर रहा है, एक वहां शासन कर रहा है, उन दोनों के एक दूसरे से ईर्ष्या है, एक ने बुला लिया भैया उनको आक्रमण करो, उनको पराजित करो, हम आपके साथ हैं। तो इससे क्या होता था कि देश जो है गुलामी की जंजीरों में जकड़ दिया गया। तो कहता है कि यहां पर कहता है कि राष्ट्र की एकता सर्वोपरि है और अखंडता, विभाजन नहीं हो सकता, अखंड है। ये अखंडता सुनिश्चित करने, साथ में एक दूसरे के साथ प्रेम भाव बढ़ाने के लिए, बंधुता बढ़ाने के लिए ये हमारे उद्देश्य जो है बनाए गए हैं कि संविधान इस हिसाब से कार्य करेगा। तो हम देखते हैं कि एक एक शब्दों का मतलब क्या निकाल के रखा है हमारे जो पूर्वजों ने। जब इसका निर्माण किया इस प्रस्तावना का, तो हमारे पूर्वजों ने एक एक शब्दों का चयन कैसे किया, इतने बेहतरीन शब्द लाए कहां से। जैसे कहता है कि हम भारत के लोग, क्या कहता है कि हम भारत के लोग, अब स्वयं की बात नहीं कर रहे हैं, जो संविधान सभा है या जो निर्माण करने वाले संविधान है वो स्वयं की बात नहीं कर रहे हैं, कह रहे हैं कि हम भारत के लोग, अर्थात संपूर्ण जनता, वी द पीपुल ऑफ इंडिया, भारत की संपूर्ण जनता। शक्ति का केंद्र किसमें है, शक्ति का केंद्र जो है जनता है, शक्ति का केंद्र जनता, जनता के हाथों में संपूर्ण शक्ति है। और इस जनता को संप्रभुता कौन प्रदान करता है, संविधान द्वारा इसको संप्रभुता प्रदान की जाती है। संविधान इसे जो है संप्रभुता प्रदान करता है। किसे प्रदान करता है, जनता को। कहने का मतलब है कि संपूर्ण अधिकार किसके हाथ में है, सब मालिक कौन है, तो जनता है। और यह संविधान क्या है, जो ये संविधान है ये क्या है, तो संविधान जो है जनता के इच्छा का परिणाम है। जनता ऐसा चाह रही है कि एक संविधान हमारा हो जिसके माध्यम से हम लोग शासन सत्ता चलाएं, सिस्टम ऐसे चले, देश का संचालन ऐसे चले। कौन, शक्ति का केंद्र जनता, और संविधान उसे जो है संप्रभुता देता है, अधिकार देता है। और संविधान है क्या, तो संविधान जनता के इच्छा का परिणाम है। जनता ऐसी चीज चाह रही है, एक मतलब पुस्तक होनी चाहिए जिसमें सब कुछ लिखा हो और उसके माध्यम से देश का संचालन चले, देश के शासन सत्ता चले। और क्या इसमें है, एक चीज यहां से ध्यान देने की जरूरत है। अभी हमने क्या कहा कि भारत के लोग अर्थात संपूर्ण शक्ति का केंद्र जनता है। केवल कहा नहीं गया संविधान में कि हाँ कह दिया चलिए भाई संपूर्ण शक्ति का केंद्र जनता हो गई, ये लिखित में दिया गया कि भारत के संपूर्ण शक्ति का केंद्र जनता है। अगले में क्या कहा गया, भारत कोई एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। आपको याद होगा कि हम लोग गुलामी की जंजीरों में जकड़े हुए थे, वहां पर हम लोग छटपटा रहे थे, लेकिन किसी तरीके से जब हमें 15 अगस्त 1947 ईस्वी को स्वतंत्रता मिली तो हम लोगों ने तुरंत कहा कि हम संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न होंगे। जैसे अंग्रेज आए कब थे, तो 1600 ईस्वी में आ गए थे। कब आए अंग्रेज, तो 1600 ईस्वी में ये आए। किस तरीके से, व्यापार करने के लिए।
लेकिन हम लोगों ने देखा कि धीरे धीरे इन लोगों ने क्या किया, 1757 ईस्वी में प्लासी का युद्ध से गुलामी की जंजीर की पहली नींव इन्होंने डाल दिया। उसके बाद 1764 ईस्वी में बक्सर के विजय के बाद इन्होंने इस नींव को एक भवन के रूप में तब्दील कर दिया और यह लगभग 200 वर्षों तक शासन सत्ता चलाए। 15 अगस्त 1947 ईस्वी को इन्होंने हमें आजाद कर दिया। इस तरीके से हम देखें तो लगभग 200 वर्षों तक इन्होंने हमें गुलामी की जंजीरों में जकड़ के रखा और उस छटपटाहट को हम लोग बड़े बेसब्री से महसूस कर रहे थे। हमें जब स्वतंत्रता मिली तो हमने सबसे पहला शब्द क्या कहा कि हम भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, किसी का हस्तक्षेप नहीं होगा, हम अपनी मनमर्जी के मालिक होंगे। जैसे आप लोग नहीं कहते हैं कि हम अपनी मनमर्जी के मालिक हैं, तो वहां पर भी क्या कहा गया, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, किसी का हस्तक्षेप नहीं चाहिए, चाहे वो यूएसए हो, अमेरिका हो, कोई भी हो, रूसिया हो, किसी का हस्तक्षेप नहीं। हमारी विदेश नीति कैसी होगी हम फैसला करेंगे, हमारा विदेशियों के साथ संबंध कैसे होगा हम फैसला करेंगे, हमारा किसके साथ व्यापार होगा उसका भी फैसला हम करेंगे, किसके साथ हमारे संबंध अच्छे नहीं होंगे उसके बारे में फैसला हमें करना। किसी के हस्तक्षेप को हम मानने के लिए तैयार नहीं है। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, जो भी फैसला है, सर्वशक्तिमान है हम। हमें किसी के आगे झुकने की जरूरत नहीं है, हम अपना फैसला स्वयं से करेंगे। हो गया कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। ठीक है, अगला शब्द इसमें क्या इन्होंने प्रयोग किया, समाजवादी। समाजवादी, आप लोग इस शब्द को दो जगह देखे होंगे। अगर हम देखें थोड़ा सा पीछे चले, यूरोप में दो शब्द प्रचलित थे, एक समाजवादी और एक पूंजीवादी। पूंजीवादी का सबसे अच्छा उदाहरण कौन सा है, अमेरिका। पूंजीवादियों में क्या था कि पूंजीपति ये कहते थे कि केवल पूंजीपतियों को बढ़ावा दे दिया जाए और जो निचला तबका है उसको दबा दिया जाए। भाई जब गरीब मर जाएंगे तो गरीबी रहेगी कहाँ, सब सम्मानित समृद्ध व्यक्ति होंगे, सम्मानित व्यक्ति होंगे। तो जब पूंजीपतियों को ही बढ़ावा दिया जाए, केवल पूंजीपतियों को ही बढ़ावा दिया जाए, तो उसको पूंजीवादी कहते हैं। और यहां उसका बिल्कुल उल्टा समाजवादी। समाजवादी क्या कहते हैं कि पूरे समाज का विकास होना चाहिए, चाहे वो गरीब हो, चाहे मध्यम वर्ग वाला हो या उच्च वर्ग वाला, सबको समानता मिलनी चाहिए विकास के मामले में। पिछली क्लासों में जब पीछे आप लोगों ने पढ़ा होगा तो अर्थशास्त्र में ही एक चैप्टर है पूरा समाजवादी और पूंजीवादी। समाजवादी और पूंजीवादी चैप्टर है। तो यहां से पूंजीवादी के बिल्कुल उल्टा ही समाजवादी है। समाजवादी क्या कहता है कि पूरे समाज की जो है विकास करने की हमें योजना बनानी चाहिए। समाजवादी पूरे विकास जो करेगा वो पूरे समाज का विकास करेगा, ना कि केवल उच्च वर्ग का, जैसे पूंजीवादी कहते हैं। पूंजीवादी क्या कहते हैं, पूंजीपतियों का ही केवल विकास किया जाए, लेकिन समाजवादी कहते हैं, और समाजवादी पार्टी नहीं भाई, समाजवादी उसमें भी विचार होंगे, उनका भी संविधान है, समाजवादी पार्टी का भी संविधान होगा, उसमें भी बराबरी का हक दिया जाता होगा, क्योंकि ये शब्द ही ऐसे हैं। अब उसके बारे में छोड़िए, हम उसमें चर्चा नहीं करते। ये समाजवादी शब्द जो लिया गया हमारे संविधान की प्रस्तावना में, इसमें कहा गया कि सबको विकास का अवसर दिया जाएगा। लेकिन अगर इसमें पेपर में हमसे पूछे, ये अर्थव्यवस्था नहीं है हमारी समाजवादी, अगर हमसे पूछे कि अर्थव्यवस्था क्या है भारत की, पेपर में अगर हमसे पूछ ले कि यहां तो समाजवादी की बात कर रहा है, संविधान हमारा जो प्रस्तावना है समाजवादी की बात कर रहा है, लेकिन हमारी अर्थव्यवस्था कैसी है, हमारी अर्थव्यवस्था मिश्रित है। लेकिन अगर यही पूछे कि इसके लिए संविधान की प्रस्तावना में शब्द का क्या प्रयोग किया गया है, तो किसका प्रयोग किया गया है, समाजवादी। अगला शब्द क्या इसमें प्रयोग किया गया, देखिए इसके बाद पंथ निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष शब्द का प्रयोग किया गया, अर्थात इस इतने बड़े भूभाग, भारत एक बहुत बड़े भूभाग पर अवस्थित है, कहता है कि इतने बड़े भूभाग पर अवस्थित जो देश है उसका कोई धर्म नहीं है। क्या नहीं है, कोई धर्म ही नहीं है। इसमें सभी लोग बराबरी के दर्जे से रहते हैं, चाहे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, क्रिश्चियन, जो भी लोग हैं सबको बराबरी का दर्जा मिला हुआ है।
बराबरी का दर्जा मिला हुआ। अगर हम और किसी भी देश में देखें तो वहां अल्पसंख्यकों को बराबरी का दर्जा नहीं दिया गया है। समाजवादी बराबर की बात करता है, ठीक है, बराबरी की बात करता है, लेकिन यहाँ पंथ निरपेक्ष क्या कहता है कि देश का कोई धर्म ही नहीं, भारत का कोई धर्म ही नहीं है, सब धर्मों का यहाँ सम्मान है, चाहे वो छोटे तबके वाले हों, कम जिनकी जनसंख्या है, या बहुत बड़े तबके वाले हों, उनका भी कोई धर्म, भारत उनका स्वयं का धर्म हो सकता है, लेकिन भारत देश का कोई धर्म नहीं है। इसमें अगला क्या कहता है, पंथ निरपेक्ष हो गया, अगला कहता है लोकतंत्रात्मक। लोकतंत्रात्मक लोकतंत्रात्मक का मतलब है लोगों का तंत्र। लोगों का तंत्र का मतलब कि संपूर्ण शक्ति किसमें है, जनता में है। जनता का मतलब वोट देने वाला जो अधिकार आपको मिला। यदि पहले वोट देने का अधिकार 21 वर्ष था, लेकिन बाद में जो संशोधन किया गया संविधान में और इसको 18 वर्ष कर दिया गया। हम लोग आगे इसको पढ़ेंगे कि किस तरीके से संशोधन किया गया। पर प्रारंभ में क्या था कि 21 वर्ष वाले व्यक्ति को वोट देने का अधिकार था, ठीक है, लेकिन संविधान में संशोधन किया गया और इसे कर दिया गया 18 वर्ष वाले व्यक्ति को वोट देने का अधिकार। जो भी बच्चा 18 वर्ष का हो गया उसे वोट देने का अधिकार दे दिया गया। जैसे आप लोग वोट देते हैं ना भाई, ठीक है, 18 वर्ष वाले वोट देते हैं, आप कहाँ देते हैं? नहीं, आपकी उम्र नहीं है, ठीक है। तो 21 वर्ष वाले को जो है वोट देने का अधिकार प्रारंभ में था, लेकिन बाद में क्या हुआ कि इसको घटा के 18 वर्ष कर दिया गया। तो यह कहा गया कि संपूर्ण शक्ति का केंद्र कौन है, जनता होगी, लोकतंत्र है। साथ में क्या कहता है अगला कि गणराज्य। गणराज्य, कुछ लोग ये समझते हैं कि लोकतंत्र और गणतंत्र सब एक ही है, लेकिन ऐसा नहीं है। गणराज्य या गणतंत्र, लोकतंत्र अलग चीज है, गणराज्य गणतंत्र अलग चीज है। गणतंत्र में क्या होता है कि जैसे हमारे देश का संवैधानिक प्रमुख है, एक वास्तविक प्रमुख है, तो यह गणराज्य क्या कहता है कि जो संवैधानिक प्रमुख है या वास्तविक प्रमुख है, इसका पद पैतृक नहीं होगा। ये पद जो है इसका पैतृक नहीं होगा, और होगा भी क्या कि आप जनता के बीच जाएंगे, लोकतंत्र के माध्यम से ही चुन के आएंगे, वो भी एक निश्चित अवधि के लिए। हम कह सकते हैं कि 5 वर्ष के लिए। ऐसा नहीं कि आप एक बार जो है बैठ जाइए गद्दी पर, उसके बाद कहिए नहीं अब हम हटेंगे ही नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। निश्चित अवधि के लिए आप निर्वाचित होंगे। निर्वाचित किसके द्वारा होंगे? तो आपको लोकतंत्र का सहारा लेना पड़ेगा। यद्यपि आप बाद में भी चुन के आ जाइए, दोबारा भी आपको कार्यकाल मिल जाए, ठीक है, लेकिन उसके बाद भी आपको एक निश्चित अवधि के लिए ही गद्दी पर बैठना है। निश्चित अवधि के बाद पुनः आपको लोकतंत्र के माध्यम से ही चुन के आना है। यहां से एक चीज और हमको ध्यान देने की जरूरत है। इस संविधान की प्रस्तावना में 1976 ईस्वी में एक 42वां संविधान संशोधन किया गया। 42वां संविधान संशोधन किया गया। इस संविधान संशोधन में, इस प्रस्तावना में भी संशोधन कर दिया गया। क्या संशोधन किया गया? ये जो समाजवादी शब्द है, ये पंथ निरपेक्ष और ये अखंडता शब्द, ये बाद में जोड़े गए। कब जोड़े गए? 1976 ईस्वी में ये जोड़े गए। पेपर में प्रश्न पूछता है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन किया गया? तो ये एक बार संशोधन किया गया, एक बार केवल संशोधन किया गया। संशोधन में शब्द कितने चयन हुए? शब्दों को जोड़ा कितना गया? तो 3 शब्दों को जोड़ा गया। कौन कौन से शब्द जोड़े गए? तो समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द को इसमें शामिल किया गया। आगे हमारा प्रस्तावना क्या कहती है? कहती है कि लोकतंत्रात्मक गणराज्य तो बन गया, ठीक है, उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय दिलाने की बात कौन करता है? संविधान की प्रस्तावना। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, न्याय की बात कर रही है ये हमारी प्रस्तावना। संविधान के प्रस्तावना में हमारे जो है न्यायिक अधिकारों की बात करती है। पेपर में प्रश्न पूछता है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना कितने प्रकार के न्याय की बात करती है? तो उसमें देगा सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और धार्मिक। तो इसमें से कहेगा कौन सा नहीं है?
तो अगर हमको पता रहेगा किस न्याय की बात कर रहा है तब हमको मालूम होगा। या कभी कभी इसको मिलाने के लिए दे देता है कि किस भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें न्याय के लिए जो बना के रखे हैं कि सबसे पहले किस न्याय की बात करता है। सबसे पहले सामाजिक न्याय की बात करता है, उसके बाद आर्थिक न्याय की बात करता है, उसके बाद राजनीतिक। अगर हमको इसको याद करना है तो हम देखेंगे अगर इसका एक एक शब्द ले ले, जैसे सा, आ और रा, अगर इसको हम शीघ्र कहें, जल्दी से कहें तो हमको क्या एहसास होता है कि सारा। इस प्रकार से अगर हम यही शब्द याद कर रखें तब हमको ये पता चल जाएगा कि जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना है उस प्रस्तावना में न्याय के लिए जो कॉम्बिनेशन बनाया गया है कि सबसे पहले किस न्याय की बात करेगा, तो सबसे पहले सा अर्थात सामाजिक, उसके बाद आ अर्थात आर्थिक, उसके बाद अगला क्या है रा अर्थात राजनीतिक न्याय की बात करता है। आगे क्या देखता है ये हम लोग, कहता है कि न्याय दे देगा, सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय मिलेगा। उसके बाद कहता है विचार अभिव्यक्ति, आप कुछ भी बोलने के लिए स्वतंत्र, किसी भी के खिलाफ कुछ बोलने के लिए स्वतंत्र, लेकिन आप ये नहीं सोचिए कि हम उससे ऊपर हैं, कोई किसी से ऊपर नहीं है, लेकिन अपने विचार रखने की सबको स्वतंत्रता है। एक फ्रेज था जो आप लोग पिछले क्लास में पढ़े थे, उसमें था कि योर फ्रीडम इज इन वेयर माय नॉइज बिगन। तो ये कहता है कि स्वतंत्रता तो सबको है लेकिन किसी की गरिमा का हनन नहीं होना चाहिए। तो ये कहता है कि विचार अभिव्यक्त, आपको याद होगा कि मौलिक अधिकार में अनुच्छेद 19 वर्णित है, मौलिक अधिकार का अनुच्छेद 19। अनुच्छेद 19 हमको क्या स्वतंत्रता देता है, 19 कहता है विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अभी हमने कहा ना कि अगर हम भारतीय संविधान की प्रस्तावना में देखें तो इसमें बहुत सारे नीति निर्देशक तत्वों के शब्दों को समाहित कर लिया गया है, भारतीय संविधान के आधारभूत ढांचे को इसमें समाहित कर लिया गया है, मौलिक अधिकारों को समाहित कर लिया गया है। इस छोटे से पैराग्राफ में सभी चीजों को समाहित करने का प्रयास किया गया। तो यहाँ क्या कर रहा है, विचार अभिव्यक्ति मौलिक अधिकार के अनुच्छेद 19 से वर्णित है कि आप विचार अभिव्यक्ति के स्वतंत्रता है, आपको विचार के अभिव्यक्ति कर सकते हैं। अगला क्या कहता है, विश्वास, हम आपको विश्वास दिलाते हैं, आप घबराइए मत, हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि आपके साथ कुछ भी गलत नहीं होगा। अगला क्या कहता है कि धर्म, आप किसी भी धर्म को मानने के लिए स्वतंत्र हैं। अभी पीछे हम लोगों ने क्या देखा था कि हमारा संविधान कहता है कि हम पंथ निरपेक्ष हैं, देश का कोई धर्म ही नहीं। आपका धर्म हो सकता है, जनता का धर्म हो सकता है, और जनता को यह स्वतंत्रता प्राप्त है कि वो किसी भी धर्म को मानने के लिए स्वतंत्र है। आप एक धर्म को मानिए, नहीं पसंद है तो दूसरा धर्म स्वीकार कर लीजिए, उसमें जो है राष्ट्र आपका हस्तक्षेप नहीं करेगा, वो आपको स्वतंत्रता है कि आप किस धर्म की प्रार्थना करते हैं। आगे क्या कहता, उपासना की भी स्वतंत्रता है, आप उसकी उपासना भी कर सकते हैं। जिस धर्म को आप मानिए आप उसकी उपासना करिए, पूजा करिए, पाठ करिए, जैसे भी आपको उस धर्म के सब अनुयायी आपको करने के लिए कहते हैं, उस धर्म के पैगंबर जो हैं, उस धर्म के संस्थापक जो हैं, जैसा भी कहते हैं आप उसमें उपासना के स्वतंत्रता का अधिकार रखते हैं। ये कौन देता है आपको, तो संविधान सभा ने जब संविधान का निर्माण करने की योजना बनाई तो सबसे पहले प्रस्तावना में इन सब चीजों का उल्लेख कर दिया कि आपको उपासना की भी स्वतंत्रता दी जाती है। इन सबके साथ साथ अगर आपकी प्रतिष्ठा गिरती है तो ऐसा नहीं है कि इन सबको करने के लिए आपको प्रतिष्ठा गिराना पड़ेगा, आपके प्रतिष्ठा का भी ख्याल रखा जाएगा, प्रतिष्ठा की भी, सम्मान का भी ख्याल रखा जाएगा, आपका गौरव गिरने नहीं पाएगा। साथ में अगला क्या कहता है कि अवसर की समता, कोई भी अवसर होगा, जैसे हम सरकारी जॉब ढूंढ रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब ढूंढ रहे हैं, तो अवसर की समता होगी। ऐसा नहीं कि आप इस धर्म को मानने वाले हैं, आप इस प्रांत के रहने वाले हैं तो आपको इसमें शामिल नहीं किया जाएगा। आपको अवसर की समता देने का प्रावधान भारतीय संविधान की प्रस्तावना में ही कर दिया गया। आपको याद होगा कि जो चार्टर बन के आते थे, जब हम लोगों ने पिछली क्लासों में अध्ययन किया था तो चार्टर बन के आते थे, उसमें भी एक चार्टर में प्रबंध किया गया कि अवसर की समता 1833 ईस्वी के चार्टर की धारा 87 के तहत यह कहा गया कि जो जात, रंग, रूप, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना क्या कहती है कि अवसर की समता होगी, कोई भी अवसर होगा समस्त भारत के नागरिकों के लिए वो अवसर प्राप्त करने के लिए व्यवस्था करेगा, उसमें किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। और ये अवसर की समता जो है ये भी मौलिक अधिकार में वर्णित है। आपको याद होगा कि मौलिक अधिकार का जो
पार्ट है उसमें अनुच्छेद 16 में यह वर्णित कर दिया गया है। आगे इसका जब विस्तार पूर्वक इसका उल्लेख किया गया, अब इसमें जो थोड़ा सा ही लिखना है, लेकिन उसमें भी आपको उल्लिखित कर दिया गया कि ये सब आपको मिलेगा, और उसका आगे चल के विस्तार रूप में किया गया। तो ये अनुच्छेद 16 में वर्णित कर दिया गया कि अवसर की समता भी प्रदान की जाएगी, अवसर की समानता भी प्रदान की जाएगी, ये आपका मौलिक अधिकार है। और इसमें आगे क्या कहता है कि इन सब में व्यक्ति की गरिमा, जो भी ऊपर हैं, जो भी शब्द ये लिखे गए हैं, उन शब्द को प्राप्त करने में व्यक्ति की गरिमा का ध्यान रखा जाएगा, लेकिन राष्ट्र की एकता से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। राष्ट्र की एकता सर्वोपरि है, राष्ट्र की एकता सर्वोपरि है, और अखंडता सुनिश्चित करने वाला कार्य ही कोई करेगा, तभी उसके साथ जो है ये संविधान आपका सहयोग करेगा। सबकी व्यवस्था है कि आपकी गरिमा का ख्याल रखा जाएगा, लेकिन अगर आप देश के साथ गद्दारी करते हैं, देश के साथ धोखा करते हैं, तब थोड़ी ना आपकी व्यक्ति की गरिमा का ख्याल रखा जाए। आगे कहता है कि राष्ट्र की एकता का भी ख्याल रखा जाएगा, और उसके जो अखंडता है उस पर विशेष जोर दिया जाएगा, विशेष ख्याल रखा जाएगा। इन सब को सुनिश्चित करने के साथ साथ एक दूसरे से बंधुता बढ़ाना, क्या बंधुता, ईर्ष्या नहीं, सब एक दूसरे से भाईचारा बना के रखेंगे बंधुता बढ़ाने के लिए। बंधुता, यहां से आपको याद होगा कि 1789 ईस्वी में, पिछली क्लासों में हम लोगों ने देखा था कि 1789 ईस्वी में फ्रांस में एक राजक्रांति हुई, फ्रांस में राजक्रांति हो गई, और इस राजक्रांति में विश्व को 3 शब्द दिए। 1789 ईस्वी में जो फ्रांस में राजक्रांति हुई, इस राजक्रांति ने विश्व को 3 शब्द दिए। क्या क्या दिया? स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। इन तीनों शब्दों का सबसे पहले प्रयोग कहां हुआ? तो 1789 ईस्वी में फ्रांस की राजक्रांति में हुआ। यहां से पेपर में कई बार प्रश्न निकला है कि ये जो स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व जो 3 शब्द है, इसकी ये कहां से उपजा? तो ये 1789 ईस्वी में फ्रांस में जो राजक्रांति हुई वहीं से इसकी उपज मानी जाती है। इन सबके साथ बंधुता को बढ़ाने के साथ साथ क्या कहता है कि हम दृढ़ संकल्प ही नहीं ले रहे, हम पक्के इरादे के साथ दृढ़ संकल्प होकर हम अपनी इस संविधान सभा में, कौन बना रहा था संविधान की प्रस्तावना, संविधान का निर्माण कौन कर रहा था? तो इस संविधान सभा में दृढ़ संकल्प, इस पर देखिए कह रहा है कि शब्दों का चयन, हमने पहले ही कहा कि ऐसे ही नहीं अरा गहरा लाके उठा दिया, शब्दों का चयन पर विशेष ध्यान दिया गया। कह रहा है कि दृढ़ संकल्प होके, पूरी तरह से संकल्पित होके, जरा सा डिगने का नाम हम नहीं लेंगे, दृढ़ संकल्पित होकर अपनी इस संविधान सभा में जहां निर्माण हो रहा, आज तारीख, ध्यान दीजिएगा, आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी। यहां तारीख कभी कभी पेपर में प्रश्न पूछता है कि किस तारीख को संविधान सभा ने इसे अंगीकृत किया था, तो ये तारीख जो हिंदी में लिखा, अगर अंग्रेजी में नवंबर लिख दिया गया तो ये गलत हो जाएगा। तो यहां से आज तारीख 26 नवंबर 1949, हिंदी में शब्द क्या लिखे? मिति, मार्गशीर्ष, शुक्ल सप्तमी, संवत 2006 विक्रमी, हिंदी में लिखा। कभी कभी यही ऑप्शन में दे देते हैं कि संवत 2006 विक्रमी, ये शुक्ल सप्तमी है, तो इस दिन हमारे संविधान को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत किया गया, अर्थात हम इसे स्वीकार कर रहे हैं। कब स्वीकार कर रहे हैं? 26 नवंबर। और आपको याद होगा कि आज भी भारत का प्रत्येक नागरिक 26 नवंबर को क्या मनाते हैं? विधि दिवस या संविधान दिवस। किस दिन मनाया जाता है? तो 26 नवंबर को, 26 नवंबर को संविधान दिवस या विधि दिवस मनाया जाता है। आप एक चीज यहां और ध्यान दीजिए, इस दिन संविधान अंगीकृत किया गया है, अधिनियमित, अर्थात पूरी तरह से लागू नहीं किया गया। क्या किया गया है कि इस 26 नवंबर 1949 ईस्वी को संविधान के कुछ अनुच्छेदों को लागू कर दिया गया। कितने अनुच्छेदों को लागू कर दिया गया? 1 से 15 अनुच्छेद ये लागू कर दिए गए, और एक आखिरी से सेकंड लास्ट वाला 394 अनुच्छेद ये लागू किए गए। वैसे संविधान में कितने अनुच्छेद हैं? तो 395 अनुच्छेद हैं, 395 अनुच्छेद हैं। तो इन
15 अनुच्छेद और एक ये 16, अर्थात 16 अनुच्छेद इस दिन लागू कर दिए गए। लागू कैसे किए गए? तो 284 जो सदस्य थे, कितने थे? 284 सदस्यों ने इस पर हस्ताक्षर कर दिया। 284 सदस्यों के हस्ताक्षर के साथ ये 26 नवंबर 1949 ईस्वी को अधिनियमित कर दिया गया, अर्थात पूरी तरह से नहीं लागू किया गया। बाद में आपको याद होगा कि कुछ लोगों ने इस पर बाद में भी, जब 26 जनवरी 1950 ईस्वी को लागू करना था तो उससे पहले भी इस पर सदस्यों ने हस्ताक्षर किया, लेकिन 26 नवंबर 1949 ईस्वी को 284 सदस्यों के साथ 15 अनुच्छेद, एक 16वां अनुच्छेद, 16 अनुच्छेदों के साथ इसे अधिनियमित कर दिया गया। इन 15 अनुच्छेदों में उल्लिखित क्या है? तो सबसे पहले इसमें उल्लिखित है नागरिकता। उसके बाद क्या है कि चुनाव से संबंधित अनुच्छेद है। उसके बाद क्या है कि राष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद है। इसको तो 26 नवंबर 1949 ईस्वी को ही अधिनियमित कर लिया गया था, लेकिन पूरी तरह से जब इसको हम लोगों ने 26 जनवरी 1950 ईस्वी को आत्मर्पित किया, अर्थात हमने सब कुछ अपना समर्पित कर दिया इस संविधान को, कि आज से 26 जनवरी 1950 ईस्वी से ये हुआ कि अब संविधान ही सर्वोपरि होगा, हमें कुछ नहीं करना है, हमने इसको अपना सब कुछ समर्पित कर दिया।